चलिए, जो पश्चिमी एशियाई डायस्पोरा के बारे में हमारा वो है कि भारत के जो डायस्पोरा जा रहे हैं पश्चिमी एशिया में, वो खास करके किन किन क्षेत्रों में जा रहे हैं। तो हम उनमें देख रहे हैं कि एक फारस के खाड़ी के किनारे जो देश हैं उनके किनारे जा रहे हैं। उनके देशों जो फारस के खाड़ी से जुड़े हुए देश हैं उन देशों में जा रहे हैं और इजराइल में जा रहे हैं। तो हमारा जो सबसे ज्यादा इसमें भारतीयों का जो प्रवासन है वो खास करके खाड़ी देशों में है, जो फारस की खाड़ी के इर्द गिर्द स्थित है। अगर इसके ऐतिहासिकता के बारे में देखा जाए तो एक तरीके से आप देख रहे हैं कि भारत और इजराइल देशों खाड़ी देशों का जो इतिहास है प्राचीन काल से ही आपको देखने को मिल रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता से भारत के उनके व्यापारिक संबंध रहे हैं, कैसे मेसोपोटामिया है पश्चिमी देशों के साथ, क्योंकि ये कि जो जुड़ाव है वो अस्तर मार्ग से इसका भारतीयों से हो रहा है। भारत के लोगों का जो प्राचीन काल से ही अस्तर मार्ग से व्यापार वाणिज्य सिंध के रास्ते होता था और इन यहाँ तक लोगों का आवागमन प्राचीन काल से ही। फारस के व्यापारी भी व्यापार करने के लिए भारत में आते थे। इस सब का प्रमाण हमको उपलब्ध है। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये व्यापारिक संबंधों के कारण के चलते भारतीयों से इनका संपर्क प्राचीन काल से ही जुड़ा रहा है। लेकिन अगर इन देशों के ओर से देखा जाए तो दो मार्ग उपलब्ध हैं। एक तो प्राचीन मार्ग जो अस्तर मार्ग से होके जा रहा है, दूसरा समुद्री मार्ग जो दूसरा भारतीय दर्रों से होके एक मार्ग जा रहा है जो अक्सास और कैस्पियन सागर होते हुए जा रहा है। तो आप ये दो मार्ग देख रहे हैं कि दो मार्गों से इनका व्यापार हो रहा है और अरबों के आगमन, फिर उनसे पहले अगर जाया जाए यूनानियों का भारत के आगमन के बाद ये सारी चीजों की जो शुरुआत होती है, भारतीयों का जुड़ाव इन क्षेत्रों से बढ़ता हुआ दिखाई देता है। इन सब के इसके बारे में जो प्रमाण हैं वो पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों ही प्रमाण हमारे पास उपलब्ध हैं। दोनों ही प्रमाणों से इसकी प्रामाणिकता सिद्ध होती है। अशोक के समय से अगर आप देखें मौर्यों के काल में तो मिस्र, सीरिया, मकदूनिया आदि जगहों पे इनके राजदूत भेजे जा रहे हैं। तो एक तरीके से आप ये देख रहे हैं कि राजनैतिक और व्यापारिक संबंध प्राचीन काल से ही इन देशों से भारतीयों के रहे हैं। खाड़ी देशों से जो भारतीयों का मुख्य जो संपर्क हो रहा है अगर वर्तमान में देखा जाए तो वो हो रहा है ब्रिटेन औपनिवेशिक सत्ता के काल में। लेकिन इससे पहले अगर देखा जाए ऐतिहासिक जो वर्णन है तो आप देख सकते हैं कि सातवीं से 10वीं शताब्दी तक भारत और अरब के जो व्यापारिक संबंध रहे हैं उनके बारे में ये कहा जाता रहा है कि ये व्यापारिक संबंध स्वर्ण काल रहा है, इनका अच्छे हो रहे हैं। और उसके बाद इस्लाम का आगमन जो होता है 762 ईस्वी में। तो एक तरीके से आप एक चीज कह सकते हैं कि कई सारे बंदरगाह भी इनके व्यापार वाणिज्य का सबूत बता रहे हैं कि कई सारे व्यापार वाणिज्य भी यहाँ पे हो रहे थे और इस तरीके की गतिविधियों का संचालन इन क्षेत्रों पे लोगों द्वारा किया जा रहा है। भारतीय खाड़ी देशों में भारतीय व्यापारियों के भी जाने का प्रमाण प्राचीन काल में मिल रहे हैं। लेकिन प्राचीन काल के बाद जो वर्तमान डायस्पोरा जो हमारा है उसके बारे में अगर अध्ययन करें तो 1973 में मैंने आपको एक चीज बताया था कि 1973 में जब तेल के कुओं की खोज हो जाती है तो तब उन क्षेत्रों में और ब्रिटिश सत्ता का हस्तांतरण वहां बढ़ जाता है। ब्रिटिश के प्रभाव में वो क्षेत्र आ जाते हैं। तब कुओं पे ब्रिटिशों का अधिकार होने के कारण अधिकांश कुओं से तेल निकालने के लिए श्रमिकों की जो आवश्यकता पड़ रही थी उस श्रमिकों की पूर्ति के लिए भारत से श्रमिकों का जाना शुरू होता है।
और एक प्रकार से आप देखते हैं कि यह जो कार्यक्रम है, यहीं से उनकी शुरुआत मिलती है कि भारत से तेल तेल खदानों में काम करने के लिए श्रमिक ले जाए जाते हैं, और ये कदम की शुरुआत होती है जो भारतीय लोगों द्वारा पश्चिमी एशिया की तरफ मजदूरी करने के लिए जाना होता है। और इसके बाद 1902 ईस्वी में एक कंपनी, भारतीयों को एक कंपनी DRC एक्सप्लोशन कंपनी को तेल अन्वेषण के कार्य के लिए रखा गया, जिसने बड़े पैमाने पे भारतीयों को अपने यहाँ काम पे रखा। उसके बाद 1909 में एंग्लो एशियन ऑयल कंपनी, 1910 में 368 से अधिक लोगों को यहाँ पे काम करने के लिए रखा, और धीरे धीरे ये संख्या इनकी बढ़ती रही और 1925 तक ये संख्या 4,890 के करीब तक पहुंच गई। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि शुरुआती दौर से जो जब 1973 से लेके और तक ये तेलों का जो मार्केट में उछाल होता है, उससे पहले की 1973 की 1873 सर, 1873 ना, 1873 सॉरी चलो। लेकिन ये तेलों की खोज होने, कुओं के खोज होने के बाद जो एक प्रोग्राम बनता है, और इसी क्रम में एक परिवर्तन आता है उस समय जब 1973 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेलों की मांग बढ़ने लगती, और लोग जो जिस चीज का उपयोग कोयले से चाहे अन्य चीजों से प्रयोग कर रहे थे, अब उसका प्रयोग तेल का प्रयोग होने लग रहा है। तो एक तरीके से अब जो कुओं का और तेल का अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में भाव बढ़ने लग रहा है, और इससे आमदनी का स्रोत बनता है धीरे धीरे। तो एक शुरुआत मिलती है जो यहाँ पे भारतीयों के जाने का, और ये 1925 से लेके 1940 तक, और जैसे जैसे इनका वो होता जाता है, इनका विस्तार होता जाता है, बढ़ते जाते हैं इनकी संख्या बढ़ती जाती है। लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत होती है, तो देखा जाता है कि बहुत सारे भारतीयों को रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं खाड़ी देशों में, जो तेल के कुओं से लेके घरेलू कामों को स्कूलों, अस्पतालों, भेड़ बकरिए आदि क्षेत्र में ही जाने के लिए अवसर प्राप्त होते हैं। और इसके परिणाम स्वरूप बहुत सारे कुशल और अर्ध कुशल श्रमिकों का भारत से पलायन होता है, जो वहां पे जाते हैं और रोजगार के लिए अपना शुरुआत करते हैं। 1990 का जो लास्ट आंकड़ा है, 1990 और 2005 का जो आंकड़ा है, 1990 में 1,43,565 लोगों के जाने का प्रमाण मिलता है। यानी ये आंकड़ा उस समय का है जब भारत अपनी ओपन अर्थव्यवस्था की शुरुआत नहीं किया था, और जब वैश्वीकरण का दौर शुरू नहीं था। लेकिन वैश्वीकरण लागू होने के बाद 1991 में ये संख्या बढ़ के 1,97,889 हो जाती है, और वही संख्या 2005 में अगर देखें तो 5,49,000 लोग श्रमिक का काम करने के लिए खाड़ी देशों में जाते हैं, ये प्रमाण मिलता है। आज के दौर में अगर देखा जाए, इस समय वर्तमान समय में कुल देखा जाए, तो कम से कम 60 लाख से भी अधिक भारतीय अनुबंधित माने भारतीय जो श्रमिक हैं, वो खाड़ी देशों में रोजगार प्राप्त करने के लिए गए हैं या वहां पे काम कर रहे हैं। तो एक चीज आप देख रहे हैं कि ये सारी चीजें वो हैं। और काम का क्षेत्र क्या है? काम का क्षेत्र वही है कि बहुत सारे लोग तेल के कुओं में काम कर रहे हैं, तेल उत्पादन करने के लिए तेल कंपनियों में काम कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग घरेलू काम, दुकानों पे काम तथा अन्य चीजों के कामों में भी लिप्त हैं।
पश्चिमी एशियाई देशों में खास करके बहरीन, इराक, कुवैत, लीबिया, ओमान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात तथा अन्य जो पश्चिमी एशियाई देश हैं, इन सभी जगहों पे भारतीयों की पर्याप्त मात्रा में संख्या है। जो सबसे अधिक जो जनसंख्या है वो सऊदी अरब में है। जो आंकड़ा है, लास्ट आंकड़ा है उसका सऊदी अरब का 2004 का 1,75,262 लोग 2004 में सऊदी अरब 2004 तक सऊदी अरब में रोजगार प्राप्त करने के लिए गए थे। इसी तरह ये जितने नाम बताए गए हैं आपको, बहरीन, कुवैत, ओमान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, सभी जगहों पे भारतीयों की संख्या है। मैं 2005 का आंकड़ा बता रहा हूँ, उससे पहले का भी आंकड़े हैं, 2005 के आंकड़े बता रहा हूँ। सऊदी अरब में आप देख ही रहे हैं कि एक से एक 1,60,000 के करीब लोग। उसके बाद दूसरे अरब पे संयुक्त अरब अमीरात में हैं, जिनकी संख्या 1,30,000 करीब है। ओमान में है 35,000, 4,50,000 के करीब है। 16 लाख के करीब है। और ये 4,50,000 है इनका। और ये 4 लाख है कुवैत में। बहरीन में है 1,70,000। कतर में है, ये आंकड़े आपको तत्कालीन आंकड़े भी मिल जाएंगे। लेबनान, यमन, इजराइल में 60,000 के करीब हैं। तो इस तरह आप देखें तो टोटल संख्या इतनी आ रही है, जो सभी जगहों पे देखने के बाद हो रहा है कि एक बड़ी पैमानों पे भारतीय टेंड और अनटेंड श्रमिकों का पलायन इस क्षेत्र में हो रहा है। क्योंकि रूपरेखा क्या थी? रूपरेखा हमने देखा कि ब्रिटिश कंपनी द्वारा वहां पे कुओं की खोज की जा रही है और तेल उत्पादन का कार्य किया जा रहा है। यूरोप में आप जान रहे हो कि वो प्रथम चरण था जब की घटना है कि भारत से मजदूरों को अनुबंध के तौर पे ले जाया गया। अब वो सिर्फ तेल के कुओं में काम करते थे और उनसे काम कराया जाता था। अब ये चीजें हुई, लेकिन जैसे जैसे ब्रिटिश सत्ता का हस्तक्षेप बढ़ता गया, ब्रिटिश सत्ता मजबूत होती गई और वैश्विक 20वीं सदी तक आते आते भारतीय लोग अब हर क्षेत्रों में काम करने के लिए सऊदी अरब चाहे पश्चिमी एशियाई देशों की तरफ जाने लगते हैं। उनमें खास करके घरेलू काम, उद्योगों में काम, खुद के छुटकर व्यापार और तमाम चीज से जुड़े हुए लोग इन क्षेत्रों में जा रहे हैं। तो एक तरीके से प्रवासन का जो हमारा क्षेत्र है, अनुबंध के दौर में भी प्रवासन हो रहा है और अनुबंध हटने के दौर में भी व्यापक पैमाने पर प्रवासन हो रहा है। तो हम एक चीज देख रहे हैं कि अनुबंध के समय जो प्रवासन इस क्षेत्र में हो रहा है उनकी संख्या कम है, लेकिन जब एक तरह से आप अनुबंध का दौर खत्म होता है, 91 का दौर शुरू होता है, वैश्वीकरण का दौर शुरू होता है, तब भारतीयों की संख्या व्यापक पैमाने पर बढ़ रही है। ब्रिटिश सत्ता से होने के बाद तमाम चीजें स्थापित हो रही हैं और ये चीजें देखने को मिल रही हैं। तो आप एक तरीके से ये देख रहे हैं कि जो भारतीय लोग हैं, भारतीय लोगों के लिए भी एक ऑप्शन मिल रहा है कि भारतीय लोगों के लिए जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, कम टेंड लोग हैं, उनके लिए भी एक रोजगार का ऑप्शन खुल रहा है। और वो जो उनकी आमदनी का स्रोत है, वो आमदनी भारत के जो आमदनी है उससे उनके पैसों का मूल्य ज्यादा है। तो लोगों की जो आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होने के लिए भी एक बड़ा रास्ता मिल रहा है। इसलिए भी लोग वहां पे अपने जा रहे हैं, वीजा बनवा रहे हैं और ये तमाम चीजों का शुरुआत हो रही है। और एक दौर ये था कि वैश्वीकरण के शुरुआती दौर में जो चीजें थी वो इन खाड़ी देशों में मजदूरों की जो महत्ता थी वो काफी महत्व ये रखते थे कि ये लोग खाड़ी देशों में जाते थे। खाड़ी देशों का जो नियम है
वो नियम ये है कि ये कोई भी इस्लामी जो कानून है उसमें ये है कि कोई भी व्यक्ति अगर अपने घरेलू कामों में या अपने किसी व्यवसायिक कामों में किसी व्यक्ति को रोजगार पर रखता है तो उनके रहने खाने और तमाम चीजों का प्रबंध करेगा। तो खाड़ी देश में जितने भारतीय मजदूर गए वो या तो घरेलू कामों में लगे या तो वो भेड़ बकरी और गृहस्थी चाहे अन्य फार्मों में काम करने के लिए लगे। तो जिस भी मालिक के पास उनकी नौकरी लगी वो मालिक उनके खाने पीने से लेके रहने और सोने तक की व्यवस्थाएं खुद देता था और उसके ऊपर उनका वेतन होता था। तो पूरा पूरा पैसा जो एक तरीके से आप कहें वहां कि उनका बचत होता था और वो पैसा अपने घरों को भेजते थे। इनका अपना पत्र व्यवहार इनके घरों से था और वो पैसा भारत में आने के बाद जो वहां की मुद्रा थी वो सीधे 10 गुना होती थी। तो इस प्रकार अलग अलग उसका महत्व बढ़ रहा था, उस पैसे की महत्ता बढ़ रही थी। अगर कोई व्यक्ति वहां 5,000 रुपये पा रहा है तो भारत के हिसाब भारत में वो आके 50,000 हो रहा है। तो लोगों में एक जागरूकता बढ़ी। लोग जब जब इधर जाना शुरू हुए तो बड़े पैमाने पर लोगों का लोगों ने आंकड़ा देखा कि में जनसंख्या और 2005 बढ़ रही है। और इस्लामिक नियमों का के लागू होने के कारण क्योंकि सऊदी अरब और अधिकांश इस्लामिक कानून लागू है। हम इस्लाम धर्म के अनुसार जो नियम हैं अपने मजदूरों के लिए अपने यहाँ उस हिसाब से भारतीयों के लिए एक तरीके से आप चीज देख रहे हैं कि उनके रहन सहन के स्तर के लिए एक वो सिद्ध हो रहा है और उनकी आर्थिक जो बचत हो रही है। तो जितने इन क्षेत्रों में गए देखा गया कि जब है और फिर ना हुआ तो अपने रिलेटिव लोगों को उस तरह और बहुत सारे लोगों को ले जाने का काम किया वहां पे। तरीके से आप रहे हैं कि जो इसमें जो मजदूर गए हैं उनकी रूपरेखा क्या है। तो रूपरेखा आपको दो समझ में आ रही है, एक मजदूर और दूसरे अन जो कार थे। तो मतलब आवाज नहीं आ रही है सर क्लियर। जो अकुशल पावर वर्क जो पेश सर आवाज नहीं आ रही है। करने के जाए हेलो आवाज नहीं आ रही सर, आवाज नहीं आ रही। सर, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। आवाज ठीक हो रही सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। तमाम तरीके से जो लोग गए थे यहाँ के क्या उनमें अंतर दिख रहा है। और चूंकि एक तरीके से आप देखें कि क्या जो अभी तक आवाज नहीं आ रही सर। और उनको वहाँ पे वहाँ की आवाज नहीं आ रही सर। करना पड़ रहा था वो चीजें खाड़ी क्षेत्रों में कम देखने को मिल रही हैं क्योंकि ब्रिटिश कंपनी के काल में गए तब भी उनको आसन के तहत काम मिल रहा था। और उस जब वैश्वीकरण का दौर शुरू हो वो इस्लामी नियम लागू हो चुका था। इस सिद्धांतों के अनुसार इनको वो मिल रहा था। तो एक तरीके से आज के दौर में अगर इस समय वर्तमान दौर में देखें तो वहाँ पे बहुत सारे भारतीयों द्वारा अब शुरू किए जाने लगे हैं जैसे होटल व्यवसाय, रेस्टोरेंट, चिकित्सा व्यवसाय
और अन्य कार्यों में भी भारतीय लोग अब वहाँ पे संलग्न हैं। इलेक्ट्रॉनिक और निर्माण के कार्य, कई सारी आपकी निर्माण कंपनी काम कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है और तमाम चीज़ों से जुड़े हुए हैं, जहाँ पे भारतीय टेंडर उनका चल रहा है और वो अपने सर आवाज नहीं आ रही है। सर आवाज नहीं आ रही है। हेलो, सुनाई पड़ रही है तुम लोगों को? नहीं सुनाई पड़ रहा है नहीं सर, सुनाई पड़ आवाज रहा है नहीं आ सर, रही है। आवाज नहीं आ रही है।